तो एक बार हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। देखो, हमको पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, यही है ना। ये हम लोग को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो कि सब्जेक्ट कोड हमारा 16-15-501 है। ठीक है, इसमें टोटल आप देख रहे हो 6 यूनिट है। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 यूनिट है। पहला है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, दूसरा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तीसरा फिक्स्ड बीम है, और चौथा है कंटिन्यूअस बीम। चौथा कंटिन्यूअस बीम है, पांचवा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, और छठा जो है हमारे पास कॉलम है। ठीक है, तो सिर्फ 6 यूनिट ही है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक इसको हम लोग नहीं पढ़ते ना, आगे जो आरसीसी वगैरह पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में, वो समझ में नहीं आएगा। और ये एक्सटेंशन लिखा जरूर है इसमें, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये जो डिप्लोमा का कोर्स है, इसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन ये कुछ सोम का है, जो पिछले सेमेस्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, जो चैप्टर छूट गए थे उसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ऐड किया है, और थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का है, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस का है पार्ट। तो ये जो चैप्टर है, तो ये हमें 2 बुक से पढ़ना होगा। एक सोम की बुक आती है, या तो आप बंसल सजेस्ट कर सकते हो, बंसल, और दूसरा है सोम की बुक आती है आर के राजपूत। तो ये 2 बुक से इसमें कुछ चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे, और जो बचे हुए हैं वो एक बुक आती है टॉस की, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस की, एस रामानुर्थम, इसकी बुक आती है, तो आप ये लोग परचेस कर सकते हो, तो इससे देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन मैं जो भी इसमें पढ़ाऊंगा उसको ज़रूरत होगा नहीं वैसे, जितने भी अगर एसबीटी के अगर अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें, तो सारे चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे, और जो जो डाउट्स है, जो भी टॉपिक अगर आते एग्जाम में, वो सारा कवर हो जाएगा। तो अभी भी रिक्वेस्ट आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 यूनिट है। तो पहले में पढ़ना है क्या हमें, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये भी सोम का पार्ट है। दूसरा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये भी हमारे पास सोम का पार्ट है, जो सोम में पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड बीम, अब यहाँ से टॉस चालू हो जाता है। ठीक है, 3rd यूनिट से ना वो टॉस चालू हो जाता है। फिक्स्ड बीम पढ़ना है हमें, कंटिन्यूअस बीम पढ़ना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, और कॉलम एनालॉजी पढ़ना, कॉलम पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये हम लोग पता है कितने दिन में खत्म करेंगे। ये ये जो कोर्स है ना हमारे पास, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये 10 डेज के अंदर ना, 10 से 12 दिन के अंदर इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। ये क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग सारा ये कवर कर लेंगे। ये टाइमिंग हमारे पास रहेगा 8 बजे से लेकर के, ये 8 का है, कल से इसको टाइम है ना हम लोग चेंज कर लेंगे। इसका टाइमिंग 7 से 10 के बीच में कर लेंगे। 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली, 2.5 से 3 घंटे क्लास चलेगा,
अगर 3 घंटे अगर डेली क्लास चलता है तो 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड एसेंट्रिक लोड, eccentricity about one principal axis, nature of stresses, maximum minimum stresses, resultant and मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है, कौन है यार। एंड मोमेंट में सब ज्वाइन करते हो तो कैसे होगा। बोलो रोशन। सर क्लियर, सर क्लियर सर नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है। पीडीएफ, नो सर, पीडीएफ जो सर खोले हैं ना सिलेबस का, वो सर क्लियर नहीं दिख रहा है। और किसी को दिख रहा है क्या, ये सबको दिक्कत हो रहा है? और कोई बता दो, किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? पीडीएफ जो दिख रहा था सबको क्या क्लियर दिख रहा था क्या? कौन बोल रहा है पूछ के? हाँ बोलो। कभी साउंड कट रहा है। साउंड कट रहा है? यस सर। पीडीएफ क्लियर दिख रहा था? यस सर, पीडीएफ दिख रहा था। अब वो नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा यार तुम्हारा, या तो हो सकता है स्पीड नहीं होगा ना इसलिए साउंड कट रहा होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। नहीं सर, मेरे में तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रहा था। कौन रोशन बोल रहा हो? यस सर। अब तुम्हारे में साउंड क्लियर आ रहा है और पुष्कर में बोल रहा है कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा। इसके में पीडीएफ क्लियर आ रहा है, तुम्हारा पीडीएफ क्लियर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा नहीं है क्या? सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि फुली नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं दिख रहा। देखो इसमें दिक्कत क्या है, लाइव क्लास में ना कभी कभी शायद नहीं दिखता होगा, नेट के फ्लक्चुएशन की वजह से ना दिक्कत होता है। इसका रिकॉर्डेड क्लास ना तुमको मिल जाएगा इसी ऐप पे। अगर किसी का छूट जाता है या फिर से देखना चाहता है तो सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और जो भी हम लोग लिखेंगे ना उस पे, जो भी लेक्चर लेंगे तो जो भी नोट्स वगैरह यस होगा सर। वो सारा नोट्स तुम लोग को ना उसमें मिल जाएगा। तो कभी अगर पढ़ना होगा, कुछ लगे कि नहीं दिख रहा है, तो नोट्स वगैरह तुमको मिल जाएगा, वहां से तुम देख लेना, ठीक है। सर बोले सर टॉस का जो है सर, हम्म। 15 दिन में सिलेबस सर कवर हो जाएगा सर, इसमें 3 घंटा फुली न्यूमेरिकल आपको। पढ़ के यस देखो सर। ना यार, 3 घंटा 45, किसी भी 45 घंटे का कोर्स से ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। और सारा होगा, मेहनत करोगे तो होगा नहीं। 3 घंटा लगता है, 3 घंटा मतलब अगर 15 दिन है तो 45 घंटा हो गया ना। अब 45 घंटे से यस ज़्यादा सर। कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा, ऐसा है नहीं कि 45 घंटा नहीं, 45 घंटे से ज़्यादा लगता है किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। सर न्यूमेरिकल का छोड़िएगा नहीं सर, अरे न्यूमेरिकल फुली करके देखो ना, कराइएगा। करके देखो ना, मजा आएगा। थैंक यू सर। ठीक, ठीक है। ठीक है सर। तो बाकी जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे ना, तो अभी तो यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊँ फिर देखूँ तो दिक्कत हो रहा है। तो या तो टाइम से पहले ज्वाइन कर लिया करो, 5 मिनट पहले। और दिक्कत आ रहा है तो क्लास के बाद ना, क्लास के बाद मेरे से डिस्कस कर लेना मोबाइल पे या फ़ोन करके, तो मैं ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अगर आज छूट जाता है किसी का तो परेशान नहीं होना। अगर किसी का भी छूटता है तो कर सकता है, जो वीडियो है ना इसका डाउनलोडेड फॉर्म में भी रहेगा इस पे ऐप पे, तो वहाँ से भी देख सकता है, ठीक है। ये क्लास करा रहे हैं हम लोग तो इस पे रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है, आवाज़ वगैरह नहीं आ रहा है? फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस देख रहे थे, सिलेबस आई थिंक सबके पास होगा, सबने डाउनलोड कर लिया होगा। तो सिलेबस में हमारा क्या टोटल 6 यूनिट है। और स्टार्ट हम लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस से, ठीक है। तो देखो, देखो कंबाइन स्ट्रेसेस होता है ना, कंबाइन स्ट्रेसेस, ठीक है। क्या होता है कंबाइन स्ट्रेसेस? ये लिखा है ना कंबाइन स्ट्रेसेस, कंबाइन
ये दो स्ट्रेसेस से मिलकर बनाया हुआ। किससे? एक है डायरेक्ट स्ट्रेस और दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इन दोनों स्ट्रेसेस का इफेक्ट अगर एक कॉलम पे अगर साथ में आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइन स्ट्रेसेस। ठीक है, मतलब ये दोनों कंबाइन है, कंबाइन डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, कभी कभी लिखता है कंबाइन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस और कभी डायरेक्ट लिख देता है सिर्फ कंबाइन स्ट्रेसेस। इसका मतलब ये है, एक सेकंड, ठीक है। तो कंबाइन स्ट्रेसेस में क्या है? हमारे पास दो स्ट्रेसेस है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस और बेंडिंग स्ट्रेस। अब डायरेक्ट स्ट्रेसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको नॉर्मल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। अभी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर इस पे अगर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्सियली है, एक्सियली परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं या डायरेक्ट स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेसेस। और बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या हो गया? अगर मान लो कोई बीम है, ये बीम है और इसके अगर इस टाइप का अगर लोड लग रहा है तो इसके वजह से क्या होगा? ये बेंडिंग होगा। तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आएगा वो, अगर बेंडिंग के वजह से जो स्ट्रेसेस आएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस। और कंबाइन स्ट्रेस क्या होगा? अगर टोटल स्ट्रेसेस या रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, इसका क्या होगा? इन दोनों का समेशन हो जाएगा। सिग्मा नॉर्मल या सिग्मा नॉर्मल बोलते हो या सिग्मा डी, दोनों एक ही है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो सिग्मा डायरेक्ट प्लस और माइनस सिग्मा बेंडिंग। अब इसमें प्लस और माइनस क्यों किया सिग्मा बेंडिंग में? क्योंकि जब सिग्मा बेंडिंग है, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर है कि अगर आप ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का अगर इस टाइप का लोडिंग है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कैसा होगा? कंप्रेशन होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैसा होगा? टेंशन होगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे टेंशन होगा, तो इन दोनों को ज्वाइन हम करेंगे तो ये कंप्रेशन हो जाएगा और ये टेंशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन को हमने क्या किया? पॉजिटिव लिया, टेंशन को नेगेटिव लिया, तो ये नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ पे प्लस ही लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब कंबाइन स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो ये जनरली हमारे पास किस में होता है? ये हम कॉलम जो पढ़ते हैं ना, तो कॉलम में ये देखा जाता है। इसका जो प्रैक्टिस होता है जनरली कॉलम के प्रैक्टिस में होता है। तो कॉलम जो मेंबर होता है हमारे पास, ये हमारा कॉलम है और ये एक्सिस है जो सीजी है, ये यहाँ से पास हो रहा है। अगर लोड यहाँ से लग रहा है तो ये यहाँ से एक वर्टिकल अपवर्ड लगेगा। तो ये कौन सा लोड हो गया? कंप्रेसिव लोड हो गया। तो कंप्रेसिव लोड अगर लग रहा है तो स्ट्रेसेस कौन सा जनरेट होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, इसलिए हमने इसको प्लस ही लिखा है, ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ कभी भी कॉलम में टेंसल लोड जनरेट नहीं होता है। टेंसाइल लोड जो आता है और आपका सिर्फ और सिर्फ बीम के केसेस में आ सकता है, कॉलम के केसेस में नहीं आता है। तो हम लोग इसमें प्लस लेते हैं, ठीक है। और बेंडिंग में प्लस और माइनस दोनों लिए, क्योंकि बेंडिंग की वजह से ना ये स्ट्रेसेस प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, ठीक है, टेंसाइल या कंप्रेशन। तो इन दोनों को सम करेंगे, उसको क्या बोले हम लोगों ने? कंबाइन स्ट्रेसेस, ठीक है। अब ये कंबाइन स्ट्रेसेस जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? तो अगर चिमनी है हमारे पास और उस पर विंड लोड या अर्थक्वेक लोड लग रहा है तो जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो दोनों होगा, आपका बेंडिंग भी होगा और डायरेक्ट भी होगा, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस भी होगा और डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी होगा। तो उसको हम लोग किस में देखा? चिमनी। अगर टॉल स्ट्रक्चर है, कोई भी है, चिमनी है या शाफ्ट है कोई लंबा है, उस पर अगर इस तरह से अगर विंड लोड एक्ट कर रहा है तो विंड लोड एक्ट होने की वजह से क्या होगा? इसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी होगा और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी होगा, ठीक है। अब ऐसे रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल का काम क्या होता है? जो सॉइल, ये रिटेनिंग वॉल हो गया, रिटेनिंग वॉल क्या होगा? ये रिटेनिंग वॉल है तो यहाँ पे क्या सॉइल फिल होगा। सॉइल को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग उसको रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। रिटेनिंग वॉल रेजिस्टिंग अर्थ प्रेशर, तो अर्थ प्रेशर को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो रिटेनिंग वॉल है। तो रिटेनिंग वॉल में भी जो कौन सा स्ट्रेसेस आएगा हमारे पास? डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएगा और बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा। अगर डैम है, कौन सा वाटर प्रेशर लगता है डैम में? कौन सा प्रेशर लगेगा हमारे पास? वाटर प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस जो जनरेट होगा उसको, उसमें भी कौन सा स्ट्रेसेस होगा? कंबाइन स्ट्रेसेस होगा, और सिग्मा डायरेक्ट प्लस और माइनस सिग्मा बेंडिंग।
कॉलम कॉलम जो देखा ही हमने, कॉलम के अंदर में डायरेक्ट स्ट्रेसेस आएगा और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएगा, और प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर होगा, इस कंडीशन में भी हमारे पास कंबाइन स्ट्रेसेस आता है। ठीक है, तो ये देखते होता है कैसा। ये मान लो कॉलम है, अगर लोड हमारा यहाँ इस एक्सिस पे लग रहा है, ये आपका ये सीजी हो गया, ये वाला ये सीजी हो गया, ये सीजी है, और यहाँ पे सीजी पे ना लग करके ये किसी डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब ये सीजी से अगर हट के अगर कोई डिस्टेंस पे आप लगाते हो तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, तो एक तो लोड लग ही रहा, साथ में यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग बोलते ई, मतलब इसेंट्रिसिटी लगते हैं। अब इसके वजह से यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, और यहाँ पे आपका फोर्स है, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मोमेंट हो जाएगा, जिसको m बोला हमने, वो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, p इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोमेंट जनरेट होगा, और ये आपका लोड तो था ही, तो मतलब यहाँ पे हमें कितने लोड मिल गए, एक p मिला मतलब, और दूसरा m मिला, तो p से क्या होगा, जो p है उसके वजह से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेसेस से जनरेट होगा, और m है मतलब मोमेंट लग गया, मतलब ये है ना, ये इस टाइप से इसको रोटेट करना चाहेगा, तो इस फेस में क्या होगा, ये देखो इस टाइप से रोटेट होगा। अगर इस टाइप से रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, तो एक साइड में आपका टेंशन हो जाएगा, दूसरे साइड में कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो कौन सा स्ट्रेस होगा, मोमेंट की वजह से बेंडिंग होगा। ठीक है, तो दो टाइप का स्ट्रेसेस लग गया इस पे, तो इन दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल स्ट्रेसेस होगा। ये हमने 3D में देखा था, ये अगर 2D में अगर प्लान हम देखें तो ये एक्सिस है हमारे पास, एक्सिस से ये इस डिस्टेंस ई डिस्टेंस पे अगर कोई लोड P लग रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम लोग, मतलब ये वाला पार्ट देखते हैं, इसका एरिया होगा कोई, ये D हो गया, और ये कोई एरिया B होगा, मतलब ये आपका D हो गया, ये आपका B हो जाता है। अगर ये इस टाइप का अगर क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे CG है आपका, और यहाँ पे लोड डी पे लोड लगा रहे हो, तो जब डी पे लोड लगाओगे तो इस टाइप से स्ट्रेसेस जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्मा बेंडिंग, सिग्मा, पहले सिग्मा डायरेक्ट लिख लो, सिग्मा डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेसेस एक ही बात। ये क्या होता है, लोड इंटू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको क्या बोला हमने, सिग्मा डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, और सिग्मा बेंडिंग मतलब क्या होगा, आप फॉर्मूला पढ़े हो क्या, फ्लेक्सर फॉर्मूला, m/i इक्वल टू F/y इक्वल टू E/r। नेट चल रहा है, ठीक, देखो इन दोनों को देखो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, F मतलब स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो सिग्मा डायरेक्ट इक्वल टू, ये F मतलब स्ट्रेस है हमारे पास, तो सिग्मा डायरेक्ट क्या हो गया, बोलो बोलो। सर बोले वो बोले जो m/i इक्वल टू F/y जो लिखे हैं सर, हाँ, F के रिलेशन जो है सर, हम लोग पढ़े थे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में सर, वहाँ पर कहीं कहीं रो लिखा रहता है सर F की जगह। रो नहीं हो, सिग्मा लिखा रहता है, रो नहीं बोलते, रो हो नहीं सॉरी सिग्मा, सॉरी सर, हाँ सिग्मा सिग्मा, लिखा हाँ रहता है, कहीं सिग्मा सिग्मा, लिखा रहता है। दोनों बात एक ही है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग है बस। ठीक है, यह तो ये F को क्या लिखा हमने, सिग्मा लिखा। ठीक है, सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू क्या होगा, ये यहीं रखा, ये y इधर चला गया, तो m/i। ठीक, तो ये सिग्मा बेंडिंग ये हो गया। y क्या है कि आप यहाँ से ऊपर जाते हो, देखो ये है
ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आप जाते हो वाई होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, टेंशन होगा तो माइनस होगा, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक, अब टोटल सिग्मा रिजल्टेंट या टोटल क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट प्लस माइनस सिग्मा बेंडिंग। ठीक है, अब क्या होता है, आई बाय वाई को हम लोग आई बाय वाई को हम लोग जेड भी बोलते हैं। अगर जेड ये है तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई लिखा है ना, आई बाय वाई मतलब यहाँ पे जेड हो जाएगा, तो सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू एम बाय जेड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसका रिलेशन है जो कि पढ़ना है हमें। अगर ये 3 केसेस हो सकते हैं, ये देखा ना हमने, टोटल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा, सिग्मा टोटल या सिग्मा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा बेंडिंग सिग्मा डायरेक्ट प्लस और माइनस सिग्मा बेंडिंग। ये सिग्मा डायरेक्ट मतलब यहाँ पे तो हमेशा कंप्रेसिव लोड ही लगेगा, सिग्मा बेंडिंग मतलब वो नेचर पे चेंज करता है कि अगर टेंशन है तो माइनस हो जाएगा, अगर कंप्रेशन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में हमारे पास ये है कि सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन सिग्मा अगर बेंडिंग हो जाता है तब कैसा प्रोफाइल होगा, यहाँ पे स्ट्रेस प्रोफाइल कैसा होगा। तो देखो, एक जगह मैक्सिमम होगा, एक जगह मिनिमम होगा, तो सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा, तो सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, इन दोनों को सम कर दिया। ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से लग रहा, ये किसकी वजह से लग रहा था, बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए। मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसा, जो सिग्मा बेंडिंग कैसा हो रहा था, P इंटू ई डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, M हो गया, M इंटू वाई बाय आई। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका आ जाता है सिग्मा बेंडिंग। तो इन दोनों को अगर सम करते हो तो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगा, सिग्मा मिनिमम कब होगा, सिग्मा मिनिमम मतलब इन दोनों का माइनस हो जाएगा। ये सिग्मा डायरेक्ट क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट जो है मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो तो सिग्मा बेंडिंग, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मिनिमम मतलब हो जाएगा सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो, ये केस दूसरा ये है, ये दूसरा केस में ऐसा है, केस 2 में, कि हमारे पास सिग्मा बेंडिंग ना ग्रेटर देन सिग्मा डायरेक्ट है, मतलब सिग्मा बेंडिंग की वैल्यू सिग्मा डायरेक्ट से ज़्यादा आ रहा है। ये भी हो सकता है, केस है, कैसा भी हो सकता है। आप इस लोड को जितना दूर ले जाओगे ना, जितना ये लोड, ये सी जी है हमारे पास, इस सी जी से ये लोड जितना दूर जाएगा उतना मोमेंट आएगा, मतलब इसका फोर्स तो सेम है, ई की वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो जितना दूर आप जाते जाओगे उतना ई की वैल्यू बढ़ेगा, ई की वैल्यू बढ़ेगा मतलब एम बढ़ेगा, अगर एम बढ़ता है तो यही ना एम है, ये है, अगर ये ई बढ़ेगा मतलब क्या है, सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा होगा। तो हो सकता है कि सिग्मा बेंडिंग जो होगा वो सिग्मा डायरेक्ट से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इस वाला केस में है सिग्मा बेंडिंग ग्रेटर देन सिग्मा डायरेक्ट, तो सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये सिग्मा क्या हो गया, बोलो, हेलो, अरे यार ऐसे चालू कर दिया है क्या, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है। ऐसे ही नहीं चालू किया करो, ठीक है। अगर कुछ डाउट अगर हो ना, समझ में अगर नहीं आता, अगर डाउट अगर आता है, अगर कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आप वहाँ पे हैंड रेस कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे नहीं करना, टाइम बर्बाद होता है। तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, ठीक है। और सिग्मा मिनिमम क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या है, सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा है, मतलब सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा है, सिग्मा डायरेक्ट, तो सिग्मा बेंडिंग माइनस सिग्मा
डायरेक्ट। सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा है तो सिग्मा बेंडिंग माइनस सिग्मा डायरेक्ट, तो ये तुम्हारा ये तो मैक्सिमम हो जाएगा, ये तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब ये करोगे तो ये ज़्यादा है ना, सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा है, तो आंसर फाइनली कैसा आएगा, ये तुम्हारा निगेटिव, ये सिग्मा बेंडिंग कैसा है तुम्हारा ज़्यादा है, सिग्मा डायरेक्ट कम है, तो मतलब जो भी आएगा वो ज़्यादा आएगा ना, मतलब ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये माइनस में ही हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में होगा। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ये नेगेटिव साइड में चला गया। ठीक है, प्लस एक बार लिए हो ना, तो प्लस मतलब कंप्रेशन और माइनस मतलब टेंशन। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि सिग्मा बी और सिग्मा डी दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा बी प्लस सिग्मा डी, और सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, सिग्मा बी और डी बराबर है तो सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग बराबर हो गया, तो ये जीरो हो गया। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला, ये ज़्यादा है ना, तो ये सिग्मा डी है, हाँ सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। ठीक है, अब क्या हो गया बोलो। सही तो था सर, बेंडिंग अगर ज्यादा रहेगा तो सर निगेटिव ही होगा सर। हाँ निगेटिव उसमें होगा। डायरेक्ट सर ज्यादा, तो सर फिर उसको अथी का किए, स्केच का किए दूसरा को, क्या जब बेंडिंग ज्यादा रहेगा डायरेक्ट सर, वहाँ पर सर पीडीएफ खोलिए ना सर, वहाँ पर लिखे हैं डायरेक्ट जब ज्यादा रहेगा, है ना, 2 नंबर सर, 2 नंबर सर, फिर से उसको थ्री। हाँ वही मैं बता रहा था ना कि ये देखो बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो इसको लिखो, क्या सिग्मा डायरेक्ट है, फॉर्मूला तो ये ना बाबा, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। ठीक है, अब यस हमारे पास सिग्मा मिनिमम की बात कर रहे हैं, अगर सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा होगा सिग्मा डायरेक्ट से तो फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा समथिंग, क्योंकि सिग्मा बेंडिंग ज़्यादा है सिग्मा डायरेक्ट कम है, तो जो फाइनल आंसर आएगा, यस जैसे सर, सिग्मा बेंड डायरेक्ट तुम्हारे पास 5 है, ठीक है, और सिग्मा बेंडिंग 10 है, तो फाइनल कितना होगा, -5 आएगा, तो -5 मतलब निगेटिव हुआ। तो यहाँ पे जो सिग्मा मिनिमम हुआ है, सिग्मा मिनिमम है, तो ये निगेटिव में गया, निगेटिव मतलब टेंशन। तो ये लाइन से अगर ऊपर जा रहा है, इस लाइन से अगर ऊपर जाता है तो क्या हो रहा है, इस लाइन में दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये टेंशन हो जाएगा, ये टेंशन जोन होगा, ये वाला कंप्रेशन जोन होगा, ये सारा लाइन के नीचे जो भी है ये कंप्रेशन है। ठीक है, वही दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर है? यस सर, तो यहाँ पे देखो सिग्मा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सिग्मा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब एक केस आता है कि अगर मान लो कंडीशन फॉर नो टेंशन, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इस वाले केस में तो ठीक है कि यहाँ पे भी कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे भी कंप्रेशन आ रहा है। ठीक, ये वाले केस में क्या हो रहा है कि ये वाला रीजन क्या होगा, टेंशन रीजन हो गया, ये वाला रीजन क्या होगा, कंप्रेशन रीजन हो गया। ये वाला केस क्या है कि यहाँ पे आपका 0 हो गया और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, मतलब ये सारा का सारा कंप्रेशन रीजन है, ये भी सारा का सारा कंप्रेशन रीजन है। मतलब देखा ये जा रहा है कि कभी भी अगर हमारे पास जो सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू सिग्मा बेंडिंग से अगर ज़्यादा होगा या बराबर होगा, ये देखो ये तो ये ज़्यादा केस में है, ये ज़्यादा है, सिग्मा डायरेक्ट अगर सिग्मा बेंडिंग से ज़्यादा हो या बराबर हो तो क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अगर सिग्मा डायरेक्ट सिग्मा बेंडिंग से कम हो जाता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे स्ट्रेसेस तो एक जगह पे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करेगा, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा और दूसरी जगह पे कंप्रेशन होगा। तो ये ऐसा केस हमें नहीं चाहिए, ये वाला केस ना हमें नहीं चाहिए। मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे हैं कॉलम हम पढ़ेंगे, तो कॉलम के डिज़ाइन करेंगे, तो कॉलम क्या होता है हमारे पास, कंक्रीट का होता है जनरली,
ज़्यादा यूज जो होता है हमारे पास कंक्रीट का होता है, जो कॉलम का मेंबर होता है वो कंक्रीट का है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड किस में लेगा, कंप्रेशन में लोड लेगा। अगर इसमें टेंशन अगर आता है कंक्रीट में, तो टेंशन में कंक्रीट फेल हो जाता है, वो नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्रैक जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि कॉलम को हम ऐसा बनाएंगे कि वो कंप्रेशन जोन में ही रहे, टेंशन जोन में ना रहे। होना तो ये चाहिए कि जो कॉलम बनता है, ये जैसे कॉलम है, तो ये जो लोड है वो लोड हमारे पास सीजी पे ही लगा रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल ये देखा जाता है कि जो लोड होता है ना वो सीजी पे हमेशा लग नहीं पाता है। जब कॉलम का कास्टिंग होता है तो लोड हमेशा सीजी पे ना लग करके किसी न किसी डिस्टेंस पे जाकर के लोड एक्ट करता है, ठीक है। तो अब ये कितने डिस्टेंस पे हम जाए, जो ई दिख रहा ना कि कितने, ये देखो ई की वैल्यू मैं कहाँ तक बढ़ाऊं कि हमारे पास जो जनरेट हो ये सिर्फ केस नंबर 1 और केस नंबर 3 जनरेट हो, केस नंबर 2 में जाने के नौबत ना आए, ठीक है। मतलब ये है कि कंडीशन फॉर नो टेंशन, मतलब टेंशन हमें नहीं चाहिए। मतलब क्या आएगा, सिग्मा बेंडिंग की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी सिग्मा डायरेक्ट है, सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके पास होना चाहिए, सिग्मा बेंडिंग। यही है ना कि सिग्मा डायरेक्ट, ये देखो ये क्या है, सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन बेंडिंग या बराबर में, सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू सिग्मा बेंडिंग के बराबर में है। तो सिग्मा डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग अगर है, तब हमारा कंडीशन कैसा होगा कि नो टेंशन होगा, कि वहां पे अगर आप कहीं भी रखो लोड, वहां पे आपका टेंशन जनरेट नहीं होगा। तो सिग्मा डायरेक्ट क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अब सिग्मा बेंडिंग क्या होता है, सिग्मा बेंडिंग पी इंटू ई, ये आपका क्या हो गया, देखो सिग्मा बेंडिंग यहाँ से लिख सकते हो हम लोग एम वाई बाय आई, यही होता है ना। तो पी इंटू ई, तो ये क्या होगा, मोमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय वाई बाय आई, ठीक है। तो P बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू P इंटू ई, वाई जनरली D बाय 2 हो जाता है, ठीक है। और I क्या है, D मतलब अगर इसका ये B है और ये D है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर होगा वो D बाय 2 पे होगा, ठीक है। तो D बाय 2 और I को हम लोग I रहने देते हैं, तो P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये E निकल के आ जाएगा, तो I को इधर ले आओ, तो I बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई इंटू डी बाई 2। तो E क्या हो जाएगा, E इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम E को इधर लिखें तो E इज लेस देन 2 आई बाय ए इंटू डी। अब क्या होगा, देखो एक होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ, क्या हो गया इसको, रेडी, देखो ये जो आई होगा ना यहाँ पे, ये आई, ये लोड लग रहा है, लोड लग रहा है मतलब ये रोटेट होगा, रोटेट होगा मतलब कैसे होगा, ये वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। अगर यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगुलर है, अगर देख पा रहे हो क्या, अगर अगर दिख रहा हो तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लोड लगा रहा हूँ, तो जो ये रोटेट होगा वो इस टाइप में रोटेट होगा, मतलब इस एक्सिस से रोटेट हो रहा है, तो हमें जिस एक्सिस से रोटेट हो रहा वो हमें आई लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोड लगा रहे हो तो रोटेट किस में होगा, वाई में होगा, तो वाई में अगर रोटेट होगा तो हमें जो आई होगा वो वाई का हो जाएगा, ठीक। तो ये आई वाई हो जाएगा, तो आई वाई निकालना होगा हमें, तो आई वाई कितना हो जाएगा, बी, तो पैरेलल वाला आपका बी हो जाएगा, बी इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाय 12 इंटू बी इंटू डी। तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, डी से डी स्क्वायर हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगा डी बाय डी स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे,
ई इज लेस देन इक्वल टू 2k स्क्वायर बाय डी। तो ई इज लेस देन इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये k स्क्वायर चल रहा था ना, k स्क्वायर मतलब आई बाय, ठीक है, k स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू डी, मतलब अब ये डी कौन सा होगा, जो लोड लग रहा है ना उसका परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो ये लोड इसका लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, अगर एक्स में लोड लग रहा है ये, तो इसका परपेंडिकुलर की ये होगा, तो ये आपका डी ये हो जाएगा, ठीक। तो हमें दो चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में ना आई कौन सा लेना है और डी कौन सा लेना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप। तो आई कौन सा होगा, आई वो होगा जो आपका जिस एक्सिस पे रोटेट करेगा, ठीक है, लोड जहाँ पे लग रहा होगा ना उस लोड की वजह से जिस एक्सिस पे अगर रोटेट करे वो हमारा आई हो जाएगा। और डी कौन सा होगा, जो लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो लोड हमारा इस एक्सिस में लग रहा है मतलब बी के पैरेलल होगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ये कट के कितना होगा, 6 हो जाएगा, ये डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय 6 हो गया। मतलब ये ई की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर लोड रखते हो तो कंप्रेशन ही आएगा, थ्रू आउट कंप्रेशन आएगा। या मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ प्लेस कर दूं, अगर मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ तब भी कितना होगा, ये ई ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2e का डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू 2 इंटू डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, नहीं ना होगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो डी बाय 6 हो जाएगा। ई इक्वल टू डी बाय 6 मतलब ये डी बाय 3 हो गया, ठीक। ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E इक्वल टू डी बाय 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, डी बाय 3, ये डी है। अगर मतलब इसका मतलब है ये है कि आप ये सी जी से आप इधर चलो डी बाय 6 या इधर चलो, मतलब ये डी बाय 3 तक कहीं भी आप मूव करो तो आपका जो लोड आएगा वो लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है वो कंप्रेशन ही होगा। देखो मतलब ये वाला ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जनरली ये वाला केस बनेगा, ये वाला केस नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर ये रखते हो तो ये हमें याद रखना है। तो ये तो इस एक्सिस में हो गया। अगर मान लो कि लोड यहाँ न लग करके अगर यहाँ लग रहा होगा, अगर यहाँ लग रहा होता तो ऐसा लग रहा होता, मतलब ये देखो, इसमें देखो यहाँ न लग करके ये यहाँ लग रहा था ना, उसका था कि इस एक्सिस में आपका यहाँ लग रहा, अगर यहाँ न लग करके अगर यहाँ भी तो लग सकता था, अगर यहाँ लगता, यहाँ ये लोड नहीं है, मान लो ये लोड नहीं है, यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, ई डिस्टेंस, तो यहाँ से ई डिस्टेंस होगा, तो ये यहाँ लग रहा है, अगर लोड यहाँ लग रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, ई, तो और यहाँ से यहाँ ई, ठीक है। तो ये ई कितना हो जाएगा, ये ग्रीन वाला ई कितना हो जाएगा, अगर यहाँ ये डी था तो ये डी बाय 3 था, डी बाय 6 हो रहा था, अगर इस एक्सिस में ई है तो ये बी है, तो बी कितना हो जाएगा, बी बाय 3 हो जाएगा। 2 इंटू ई कितना हो जाएगा, बी बाय 3 हो, तो ई कितना हो जाएगा, बी बाय 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले। कौन कौन से, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये तो था ही। तो इन चारों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये कैसा शेप बनता है हमारे पास, रोम्बस बनता है। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बस। ये शेप को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। और रोम्बस का साइज ये इसका डायगोनल कितना होगा, ये डायगोनल होगा बी डी बाय 3 और ये वाला डायगोनल होगा बी बाय 6, ठीक है। तो साइड आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन में आप कहीं भी लोड लगो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो या इधर रखो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ, मतलब इस रीजन में, पूरे रीजन में आप कहीं भी लोड रखोगे तो आपका जो टोटल स्ट्रेसेस जो जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन ही होगा, ठीक है। उसमें टेंशन जनरेट नहीं हो सकता है।
तो इसी तरह हम लोग होलो रेक्टेंगल का बना सकते हैं।